Hey everyone, welcome back to our channel Study Adda. So today our topic is globalization, वैश्वीकरण. चलिए आज बात करते हैं वैश्वीकरण की. ये वैश्वीकरण क्या है, भूमंडलीकरण क्या है और कैसे इंडिया में इतना वाइड स्प्रेड ये हुआ, 1947 में क्या हुआ, इसके बाद देश के क्या हालात रहे, वित्तीय संकट का क्या असर रहा देश के ऊपर, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे. तो हम बात करते हैं 1947 की. जब ब्रिटिशर्स से हम आज़ाद हुए तभी कहीं ना कहीं बंटवारा हो गया देश का. देश दो हिस्सों में बट गया. पाकिस्तान नाम की एक नई कंट्री, एक नया नेशन निकल कर आया. एंड उसी समय काफ़ी अफरा तफरी का माहौल देश के अंदर देखने को मिला. इतनी भयावह हिंसा का वो दौर था कि इधर से उधर लोग बुरी तरीके से आ जा रहे थे, क्योंकि सब नहीं चाहते थे ना कि वो हिंदुस्तान में ही रहे, ना ही सब ये चाहते थे जो पाकिस्तान में चले गए कि वो पाकिस्तान में ही रहें. भारी संख्या में क्या हुआ, लोगों का आवागमन, लोगों का कहीं ना कहीं से मूवमेंट शुरू हो गया, जिसके चलते ऐसा दृश्य था कि ट्रेन से लाशें कट कट के भारत आती थी. महिलाओं के खिलाफ क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. लोगों ने अपने कुल की बेटियों की रक्षा के लिए क्या किया था, उनको कुएं में धक्का देकर उनको मार डाला था, क्योंकि सो कोल्ड इज्जत को आज भी कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ जोड़कर देखा जाता है इस समाज में. चलिए, ये तो थी एक बात, एक बहुत पहले की बात. इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो है ग्लोबलाइजेशन, क्लास 12th का ये 7th चैप्टर देखने को मिलेगा. एंड इसके अंदर बेसिकली हम फोकस करेंगे सुधारों पर. इसके अंदर हम बात करेंगे उस वित्तीय संकट की जो 1991 में देश के सामने आ खड़ा हुआ था. तो जैसे ही आज़ादी मिली हम लोगों को, बंटवारा हुआ, उसके बाद देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बेहद ही बुरी हालत में थी. अब आप सोच रहे होंगे, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था किसी देश के द्वारा अर्जित किए गए धन व उसके द्वारा जो व्यय किया जा रहा है उसको दर्शाती है. तो अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल चल रही थी कि अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना था जिससे देश वापस से ट्रैक पर आ जाए. इसके लिए अब ऑब्वियस सी बात है, जिस देश में अभी फ़िलहाल मतलब इतना बुरा दौर जिस देश ने देखा है, गरीबी है, कहीं ना कहीं बहुत बुरे हालात हैं, तो वहाँ पर कोई निजी क्षेत्र का बंदा अपना पैसा तो नहीं लगाकर बर्बाद करना चाहेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो ऑब्वियसली प्रॉफिट पर्पस से ही काम करता है. तो इस केस में फिर क्या किया जाए? अगर देखा जाए तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई थी, तो सारा बोझ आ पड़ा था सरकार के कंधों पर. कहीं ना कहीं सरकार, क्योंकि देश ने बहुत लंबे समय तक बाहरी शक्ति के कहीं ना कहीं वर्चस्व को झेला था, तो अब सरकार नहीं चाहती थी किसी भी विदेशी बंदे पर या किसी भी बाहरी देश पर ट्रस्ट करना और उनसे किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का उन पर कोई निर्भरता रखना. इसके चलते अब सरकार ने तय किया कि सब कुछ हम खुद से करेंगे. सरकार ने कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसके चलते ये देखा जा सकता है कि 1947 के जो बाद वाला दौर रहा, 1990s तक वाला जो दौर रहा, उसमें प्राइवेट सेक्टर की कुछ खास भूमिका निकल कर आई नहीं. अब क्या हुआ, देश वित्तीय संकट की चपेट में था. अब 1991 में हमारे मनमोहन जी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये तय किया कि हम आईएमएफ की हेल्प लेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता लेंगे. जब आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाया गया सहायता के लिए, तो आईएमएफ ने भारत के सामने रख दिए कुछ आर्थिक सुधार. आईएमएफ ने कहा, हम प्रोवाइड कर देंगे फाइनेंस आपको, लेकिन बदले में आपको कुछ शर्तें हमारी माननी पड़ेंगी, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं ट्रैक पर आ पाए. ये आपके फ़ायदे के लिए ही है. और कहीं ना कहीं मजबूरन कहिए या फिर समय की ज़रूरत कहिए, हमने उस समय उन आर्थिक सुधारों को अपने देश में लागू किया. और ये आर्थिक सुधार थे LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन फॉर L, प्राइवेटाइजेशन फॉर P एंड ग्लोबलाइजेशन फॉर G. जब बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, उदारीकरण की, मतलब यहाँ देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ी ढील दी जाती है. जब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की बात आती है, तो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है. और हमारा जो मेन टॉपिक आज का है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इसमें क्या किया जाता है, एक देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ा जाता है बाकी देश की अर्थव्यवस्थाओं के साथ. मतलब अगर बात करें कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो इट इज़ एन इंटीग्रेशन. ये क्या है, एक एकीकरण है, जुड़ाव है. इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था का जुड़ाव है ये विद द इकोनॉमीज ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड.
शेष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जब किसी एक देश की अर्थव्यवस्था जुड़ना शुरू होती है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण देखिए, जब दो अर्थव्यवस्थाएं या दो से अधिक अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ेंगी तो कहीं ना कहीं आवाजाही शुरू होगी, आदान प्रदान शुरू होगा। तो वैश्वीकरण बात करता है फ्लोज के बारे में, प्रवाह के बारे में, कि जैसे ही वैश्वीकरण होता है ना, वैसे ही वस्तुओं का, सेवाओं का, लोगों का, पूंजी का प्रवाह होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैश्वीकरण क्या मतलब, इससे पहले कभी भारत से लोग बाहर जाते नहीं थे क्या? बाहर कोई वस्तु बिकने नहीं जाती थी या बाहर से कोई वस्तु आती नहीं थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी यहाँ से लूट खसूट कर ब्रिटिशर्स जब लेकर गए हैं हमें, हमारे सामान को, हमारे माल को या हमारे भंडारों को, तो कहीं ना कहीं आवाजाही तो पहले भी होती थी। कच्चा माल ब्रिटिशर्स लेकर जाते थे और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर कर हमारी ही मार्केट्स में आकर हमें ही बेचते थे। तो कहीं ना कहीं ये सब पहले भी था, लेकिन अब इसकी गति की बात है, इसकी गति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तकनीक ने। आज के समय किसी भी दुनिया के कहीं भी किसी कोने में बैठ के आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके आप अपने देश में बैठे बैठे किसी भी विदेशी कंपनी के लिए, किसी भी बाहरी देश के लिए आप काम कर सकते हैं। तो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत सा मतलब हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए अगर हम बात करें, इस चैप्टर के अंदर ना, जो ग्लोबलाइजेशन वाला ये चैप्टर है, 3 स्टोरीज देखने को मिलती हैं। पहली स्टोरी इसके अंदर जनार्दन की है, जो कॉल सेंटर में काम करता है। इंडियन है वो इंडियन है, लेकिन वो किसी बाहरी कंपनी के लिए काम करता है अपने देश के अंदर बैठा बैठा, और उसकी सर्विस, उसकी सेवाएं शुरू होती हैं रात में। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर रात होती है तो जाहिर सी बात है उसके विदेशी ग्राहकों के लिए वो दिन का समय होता है। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कैसे वैश्वीकरण ने एक जगह पर बैठे बैठे हम लोगों को इतना सक्षम बना दिया कि हम अपनी स्किल्स, अपने कौशल का इस्तेमाल करके पैसा कमा पा रहे हैं। जनार्दन जो है वो एक अलग ही भाषा बोलता है जब वो अपने विदेशी ग्राहकों से, अपने क्लाइंट से बात करता है। ऐसी भाषा वो अक्सर अपने घर में यूज़ नहीं करता, कभी भी यूज़ नहीं करता, ना वो उन विदेशी ग्राहकों से कभी मिलेगा जिनसे वो बात करता है। दूसरी स्टोरी यहाँ पर जो है वो रामधारी की है, जो अपनी बेटी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने जाता है। पिछले साल उसने अपनी बेटी के लिए एक बार्बी डॉल परचेज़ की थी, और वो बार्बी डॉल जो है यूएस का इन्वेंशन है। अब उसने अपनी बेटी के लिए साइकिल परचेज़ की है, और वो साइकिल बनी हुई है कहाँ की? चीन की, जिससे ये पता चलता है कि वस्तुओं का प्रवाह हो रहा है, विदेश से वस्तुएं हमारे भारतीय बाज़ारों में बिक रही हैं। अब ये आवाजाही जो है वस्तुओं की, इसको क्या कहेंगे? देखिए, एक टर्म होती है एक्सपोर्ट, एक होती है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है जब हम निर्यात करते हैं, अपना माल बाहर भेजते हैं बिकने के लिए, और इंपोर्ट होता है आयात, जब बाहर से माल मंगाया जाता है अपने देश के अंदर, वो कहलाता है आयात। ये दोनों टर्म्स चलिए हो गई आपकी क्लियर। अब बात करते हैं तीसरी स्टोरी की। इस चैप्टर के अंदर एक सारिका नाम की बेटी की स्टोरी है, जो कि अपने पीढ़ी की पहली ऐसी महिला है जो इतनी कामयाब हुई है अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता के बूते पर। उसे एक बहुत ही बढ़िया ऑफ़र मिला है, बहुत अच्छी जॉब कर सकती है, वो विदेश जा सकती है। ये पीपल के फ्लो को दिखाता है। वहीं अब हम तीनों ही स्टोरी से पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से कुछ ना कुछ आसानियाँ तो देखिए जीवन में हुई हैं। फ्लोज, वो वही 4 फ्लोज, वही आइडियाज़, वही कैपिटल, पीपल, गुड्स, ये सब फ्लोज ग्लोबलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर के अंदर ही आगे चलकर एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि कुछ फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि अब की बार बरसात अच्छी नहीं हुई तो उनकी फसल सूख गई है, सूखा पड़ गया है, और उन्होंने जो बीज खरीदे थे वो बीज थे किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के, जो कि बहुत महंगे थे। कर्जा लेकर बीज खरीदे, बरसात नहीं हुई, फसल नहीं हुई, तो मजबूरन इनको फांसी लगानी पड़ी। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? तो मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी शाखाएं अन्य देशों में भी फैली होती हैं, एक देश में ही नहीं। ये प्रायः है क्या होता है कि एक देश के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ इसका बेस है, और ये अपनी ब्रांचेस को वहीं से ऑपरेट करती है बाकी देशों के अंदर भी। मतलब ये अपना पैसा लगाती है, अपनी ब्रांचेस सेटअप करती है अन्य देशों में भी।
बाकी का जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।